नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस कबीर की धरती मगहर से आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं, आज की क्लास गंगा नदी के ऊपर है। गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, कौन कौन सी नदियां आकर गंगा नदी में मिलती हैं, कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है, कितने देशों में बहती है, सुंदरवन डेल्टा क्या है, 5 प्रयाग क्या है और कहां कहां कुंभ मेला लगता है। आज की इस क्लास में हम प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए गंगा नदी को लेकर। तो ये रहा आपका ऊपर पहला। क्या कह रहा है, ध्यान से देखा जाए। कहा गया है, कहा गया है गंगा नदी, गंगा नदी उद्गम कहां से, गंगोत्री से। गंगोत्री गौमुख, और ये कहां पड़ता है, ये उत्तरकाशी जिला। और उत्तरकाशी जिला कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड। यू के मतलब क्या होगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री गौमुख से होता है, जो उत्तराखंड के किस जगह पर स्थित है, उत्तरकाशी जिला में। पेपर में कईयों बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। दो देशों से होकर यह बहती है, और वो देश कौन से हैं जहां से बहती है, भारत बांग्लादेश से होकर ये बहती है। भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगर इस चीज को आप समझना चाहें तो इस छोटे से मैप में आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है और ये बांग्लादेश में जाती है। और बात करें बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश है। ये उत्तराखंड से निकलती है और इस रूप से ये होकर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश के बाद ये कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है गंगा नदी। अब इसको हम बड़ा करके चीजों को समझेंगे कि गंगा नदी के बारे में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। दो देशों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। दो देश, तो एक तो भारत हो गया, और एक जो देश है यहां पर, इस देश को हम बोलते हैं बांग्लादेश। इस देश को हम क्या किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से। इसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, बांग्ला। और ये जो पूरा ये अपना भारत है, यहां से इस नदी का उद्गम हो रहा है, तो ये भारत और बांग्लादेश में से होकर बहती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, एक उत्तराखंड से होकर गुजरती है। उत्तराखंड के बाद कहां से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में इंटर हो जाती है पद्मा नाम से। और बांग्लादेश के बाद ये कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस चीज को आप याद रखें। इन 5 राज्यों में प्रश्न बनता है कि किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। तो गंगा नदी की लंबाई सबसे कम कहां पर है, झारखंड में। सबसे कम लंबी, सबसे कम लंबाई है, सबसे कम लंबाई। यानी गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और 5 राज्यों से होकर वो जाती है। इन 5 राज्यों में सबसे कम लंबाई कहां पर है, झारखंड। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की, याद रखेंगे, सर्वाधिक लंबाई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला क्या कह रहा है, 4 नवंबर 2008 को, कब, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। किसको, गंगा को। 4 नवंबर 2008 को गंगा को क्या घोषित किया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जलीय जीव घोषित किया गया, यानी उसे आप मारकर खा नहीं सकते। जलीय जीव घोषित किया गया है।
किया गया। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार गंगा में जो डॉल्फिनों की संख्या है वो 4000 दर्ज की गई है। ये भी आप याद रखेंगे। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। यानी जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब कितनी ज्यादा नदियां आकर इस गंगा नदी में मिलती हैं जिससे इसका क्षेत्र बढ़ता हुआ चला जाता है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और जल ग्रहण क्षेत्र में भी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? गंगा के जल में बैक्टीरियोफेस, ये पॉइंट याद रखेंगे आप। क्या? बैक्टीरियोफेस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जिसके कारण गंगा का जल खराब नहीं होता। आप अक्सर पौराणिक कथाओं के अनुसार सुनते होंगे कि गंगा नदी के जल को लाकर रख दिया जाए घर में, कई सालों साल वो जल वैसे ही रह जाता है, वो खराब नहीं होता। उसका एक अहम कारण है कि गंगा नदी के जल में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेस नामक जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण गंगा नदी का जल खराब नहीं होता। आगे क्या? आगे देखा जाए गंगा नदी। गंगा नदी के संगम पर कई जगह मेले लगते हैं। कई जगह मेले लगते हैं। अगर बात करें कि मेलों को लेकर, तो भारत में 4 स्थल पर कुंभ मेला लगता है। कितने पर? 4 स्थल पर कुंभ मेला लगता है। एक हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, और कहां पर? नासिक में कुंभ मेला लगता है। बात करें नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ मेला? शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा यमुना की सहायक नदी है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे। गंगा, यमुना और किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और हरिद्वार उत्तराखंड में किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। आगे मैप में भी मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी कैसे कैसे कहां कहां से निकलती है, कौन कौन से 5 प्रयाग हैं जहां पर इसे 5 अलग अलग प्रयागों के नाम से हम जानते हैं। आज ही के क्लास में हम सीखेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गंगा नदी से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है? गंगा नदी मैदान में हरिद्वार के बाद प्रवेश कर लेती है। यानी गंगा नदी जैसे मैदान में आती है, जैसे कई जगहों से ये आती बहती हुई, जैसे ये गंगा नदी आती है, जैसे ये एक पॉइंट पर पहुंचती है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? हरिद्वार। उत्तराखंड में है ये हरिद्वार। जैसे इस पॉइंट से ये बाहर आगे प्रवेश करती है, वहां से माना जाता है कि गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर अब किस जगह प्रवेश कर रही है? अब वो मैदानों में प्रवेश कर रही है। अब वो कहां पर प्रवेश कर रही है? मैदानों में प्रवेश करे। तो वही प्रश्न में कह रहा है कि गंगा नदी मैदानों में हरिद्वार के बाद से प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में यह सर्वाधिक लंबी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करती है। पेपर में पूछा गया है, प्रवेश करती। अब आगे देखा जाए। एक फैक्ट है कि गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी, यानी अगर कोई नदी बह रही है, अगर आप ध्यान दें, जैसे अगर ये कोई नदी जा रही है, ये नदी, ये कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी क्या हो रहा है? बह रही है।
और यहां से एक नदी आकर मिल जा रही है, यहां से एक नदी आकर मिल जा रही है, यहां से एक नदी आकर क्या कर रही है, मिल जा रही है। तो अगर आप ध्यान दें तो कोई भी नदी जिस ओर बहती है, ये मान लिया जाए वो उसका मुख है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने मुख की तरफ ही आगे बढ़ता है। तो अगर कोई नदी जिस तरह बढ़ रही है, ये नदी अगर इस तरह जल का स्रोत को लेकर जा रही है, तो आप ध्यान दें, अगर इस तरफ जा रही है तो ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा होगा, दायां हिस्सा होगा, और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा होगा, बायां हिस्सा होगा। ये मान लीजिए ए नदी है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई। यानी ए वो मेन नदी है जिसमें ये 4 4 8 नदियां आकर मिल रही हैं। एक फैक्ट ये हो गया। एक फैक्ट और भी आप याद रखेंगे, कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में एक विचार आता है कि अगर ए नदी ये है और यहां पर आकर बी नदी मिल जा रही है, जैसे ही दो नदियां जहां पर मिलेंगी उन्हें हम संगम या प्रयाग के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के केस में या तो हम उन्हें संगम के नाम से जानते हैं, या हम किस नाम से जानते हैं, प्रयाग के नाम से जानते हैं। बात करें जैसे ही ए और बी नदी आकर यहां पे मिलती, तो क्या इसकी आगे वो ए बी नदी के नाम से जानी जाएंगी? जैसे ही यहां जाएंगी, सी नदी मिल जाएगी, तो क्या उसे एबीसी, और यहां जी आएगी तो एबीसी जी नदी के नाम से जानेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी नदी में कितनी भी नदियां आके मिल जाए, जो उन नदियों में सबसे गहरी नदी होगी, सबसे चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी होगी, वही नदी आगे उसी नाम से जानी जाएगी। चाहे उसमें 10 नदी आकर मिल जाए, चाहे उसमें 10,000 नदियां आकर मिल जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए नदी अगर सबसे गहरी है इन सारे सहायक नदियों में और सबसे बड़ी नदी है, तो इसमें कितनी भी नदियां आके आ जाए, ये अंतिम में भी अपने किस नाम से जानी जाएगी, ए नाम से ही जानी जाएगी। अब आप चीज को भली भांति समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखा जाए, कहां की नदी की बात कर रहा है, दाएं हाथ की सहायक नदी। तो गंगा के दाएं हाथ की जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी में एक नदी बहुत फेमस है जिसका नाम है यमुना नदी। जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। यमुना याद रखेंगे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 1376 किलोमीटर। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना के साथ साथ और भी कई नदियां हैं जो दाएं तरफ से आती हैं, जैसे यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी। ये दाएं तरफ से आने वाली प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं। तो यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है बंदर पूछ चोटी। ये कहाँ है, ये यमुनोत्री हिमनद में है। बंदर पूछ चोटी यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी को याद रखेंगे खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी को क्या बोला जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी के बारे में और भी एक पॉइंट याद रखेंगे, यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं। यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं जो यमुना के दाएं तरफ से आती हैं, जैसे एक चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। ये सिंधु नदी यहां से मिटा देंगे, ये सिंधु तो दूसरी नदी हो जाएगी। ये हिमालय पार की नदी है। चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी। और कौन सी नदी, सोन नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी सहायक नदी है, यमुना नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी, यमुना नदी। यानी आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक पॉइंट समझिएगा, यमुना की सहायक नदियों में एक नाम चंबल नदी का, एक नाम बेतवा का, एक नाम केन का और एक नाम सोन का। अब बात एक समझिएगा, जो चंबल नदी है
यहां पर आप देखिए कि यमुना की सहायक नदियों में एक मेन नदी आ रही है, कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। और चंबल की भी सहायक नदी, मतलब सहायक की सहायक नदी है। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है और चंबल की सहायक नदी बनास है, यानी सहायक की सहायक नदियां। तो चंबल नदी की सहायक नदी क्या है? बनास, काली सिंध और क्या? शिप्रा। अगर याद रखें तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम, तो उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी से। उद्गम कहां से होता है? जाना पाव पहाड़ी से, पहाड़ी से। और ये कहां पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बनास नदी, काली सिंध नदी और शिप्रा नदी। चंबल नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? कोटा शहर स्थित है। धौलापुर शहर जो राजस्थान का है वो स्थित है चंबल नदी के किनारे। लेकिन बात करें यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे शहर, किनारे शहर, तो एक शहर है फरीदाबाद। फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा, मथुरा, आगरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा। ये किस नदी के किनारे हैं? तो याद रखेंगे ये यमुना नदी के किनारे हैं। आप इस पॉइंट को भली भांति समझ चुके हैं। आगे चला जाए। दूसरी जो गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी है? सोन नदी। दूसरी जो गंगा की सहायक नदी है कौन? सोन नदी। जैसे मैंने आपसे बताया गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, और गंगा की जो सहायक नदी चल रही है वो किस तरफ से चल रही है? दाएं तरफ से। किस तरफ से? दाएं तरफ से। और दाएं तरफ से हमने जिस पहले नदी को खत्म किया वो हो गई यमुना नदी। यमुना के बाद जो दूसरी दाएं तरफ से आती है वो है सोन नदी। और जो तीसरी आती है उसे हम बोलते हैं क्या? टोंस नदी। तीसरी हम क्या बोलते हैं? टोंस नदी। तो देखा जाए सोन नदी के बारे में, सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी जो है वो गंगा से कहां मिलती है? पटना में मिल जाती है। और बात करें इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम, सोन नदी का क्या होता है? उद्गम कहां से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी के पास, नर्मदा के उद्गम के पास से ये निकलती है सोन नदी। अमरकंटक के पहाड़ी के पास, नर्मदा के उद्गम के पास से निकलती है। इसी सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। भारत में स्वर्ण के नाम से दो नदियां हैं। एक नदियां है स्वर्ण रेखा नदी और एक नदी है सोन नदी। सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं जिस वजह से इसे स्वर्ण नदी बोलते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसे किस नाम, किस कारण स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जानते हैं। तीसरी नदी जो गंगा के दाएं तरफ से आती है वो टोंस नदी। और टोंस नदी में हमें कुछ विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखेंगे क्या कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और किस तरफ की सहायक नदी है? तो दाएं तरफ से। अब एक अगला पॉइंट आ गया, गंगा की बाएं तरफ से सहायक नदियां, कि गंगा के बाएं तरफ से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो अहम रोल निभाती हैं। एक हो गई रामगंगा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। कौन कौन सी नदी? रामगंगा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। कोसी नदी। और उसके बाद अगली नदी कौन सी है? महानंदा नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदियां हैं? ये गंगा की बाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं। इन जो आठों नदियों के बारे में हमने पढ़ा, आठों नदियों के बारे में जो एक पहली नदी है रामगंगा नदी, वो क्या है? वहां से क्या पॉइंट बनता है? तो रामगंगा नदी से एक पॉइंट याद रखेंगे, रामगंगा नदी पोढ़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा नदी कहां से निकलती है? पोढ़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। और एक बहुत अहम पॉइंट, ये गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा की पहली सहायक नदी है। पहली सहायक नदी। ये सारी नदियां कहां से आ रही हैं? बाएं तरफ से आ रही हैं।
उसके बाद जो दूसरी नदी है वो कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी, और गाजीपुर में गंगा से मिलती है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और गंगा में कहां आकर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी से एक पॉइंट याद रखेंगे, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी इलाकों से होता है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? मैदानी क्षेत्र या मैदानी इलाके से होता है। मैदानी क्षेत्र से होता है। वो कौन सी नदी है? गोमती नदी। तीसरी कौन सी नदी है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और इसका उद्गम कहां होता है? तिब्बत के नामचा-युंग ग्लेशियर से होता है। इसका उद्गम तिब्बत के नामचा-युंग ग्लेशियर से होता है। और सरयू नदी के किनारे एक बहुत फेमस शहर स्थित है जिसका नाम क्या है? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे एक बहुत फेमस शहर है जिसका नाम क्या है? अयोध्या। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है गंडक नदी नेपाल से निकलती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। कोसी नदी गोसाइक धाम, ये भी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी के बारे में कुछ पॉइंट जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। पहला, मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। जब ये नेपाल से आती है और बरसात के सीजन में बारिश का जैसे ही पानी कोसी नदी में मिलता है, ये अपने पूरे उफान पर होती है और बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र लेकर ये आती है। तो जिस वजह से कोसी नदी मार्ग बदलने के कारण अपने चर्चा में आ जाती है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्ग बदलती है, मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। मार्ग बदलने के कारण किस चीज में रहती है? ये चर्चा में रहती है। मार्ग बदलने के कारण, मार्ग बदलने के कारण, और इसी कारण से हर साल बिहार में कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई बने हुए घर गिर जाते हैं जब ये अपने पूरी तरह से उफान पर होती है। और कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जब आपसे बात करेगा सबसे लंबी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तब वहां पर जवाब दीजिएगा यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। आगे देखा जाए, कोसी नदी के बारे में यहीं पर लिखा गया है, रास्ता बदलने के कारण प्रसिद्ध है, बिहार का शोक कहते हैं, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस पॉइंट को हमने यहां पर बताया वही पॉइंट यहां पर सेम टू सेम लिखा हुआ। अगली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? महानंदा नदी। और महानंदा नदी ये कहां से निकलती है? महानंदा नदी ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल से। ये क्या करती है? निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से पश्चिम बंगाल में ये निकलती है। और एक बात याद रखेंगे, महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है भारत के अंदर। गंगा की, यानी गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो राम गंगा नदी। और गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। और एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट क्या है? गंगा से एकमात्र नदी निकलती है और उसका नाम क्या है? हुगली नदी। गंगा से एकमात्र नदी निकलती है, वो कौन सी? हुगली नदी। औसतन क्या होता है? औसतन एक चीज होता है कि जैसे अगर ये कोई नदी जा रही है, मेन नदी के रूप में है, और ये कोई नदी जा रही है, तो इसमें अक्सर कोई ना कोई छोटी नदियां आकर क्या करती हैं? मिलती रहती हैं। कोई ना कोई छोटी नदियां आकर इसमें मिलती रहती हैं। लेकिन ये जो गंगा है, इस गंगे से खुद एक नदी निकलती है।
इस गंगे से खुद क्या एक नदी निकलती है। इस गंगे से खुद एक नदी निकलती है। खुद एक नदी क्या निकलती है। और ये पानी गंगा नदी का इस तरह से जाता है और यहां से एक नदी निकल जाती है। और उस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बहुत फेमस, पेपर में पूछा जाता है, कोलकाता शहर है। और हुगली नदी को याद रखेंगे, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि इस नदी में पता ही नहीं है कि गहराई कहाँ बहुत ज्यादा है और कहाँ बहुत कम है। तो जिस वजह से इसे विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी के रूप में हम जानते हैं। किसे? हुगली नदी को। अब आते हैं, इस पॉइंट से हम समझते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से और कैसे हुआ है। गंगा नदी का उद्गम कहां से और कैसे हुआ है? जैसे बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसे हम बोलते हैं सतोपथ हिमानी। बद्रीनाथ में ग्लेशियर है जिसे हम क्या बोलते हैं? सतोपथ हिमानी के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसे हम क्या बोलते हैं? सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी। चलिए मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये क्या है? ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपथ हिमानी। केदारनाथ के चौरावरी में एक ग्लेशियर है। केदारनाथ के कहां पर? चौरावरी में एक ग्लेशियर है। गौमुख गंगोत्री से एक ग्लेशियर है। हिमनद मतलब ग्लेशियर ही होता है। और बंदर पूछ यमुनोत्री हिमनद भी एक क्या है? ग्लेशियर है। एक क्या है? ग्लेशियर। अगर आप ध्यान दें तो सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है। सतोपथ हिमानी से क्या? एक नदी निकलती है। एक नदी निकलती है और इस नदी का हम नाम देते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। इस नदी का हम नाम क्या देते हैं? अलकनंदा नदी के हम नाम से जानते हैं। इस अलकनंदा नदी में एक सहायक नदी आकर मिलती है। इस अलकनंदा नदी में एक सहायक नदी, बड़े ध्यान से देखेंगे वरना आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सहायक नदी आकर मिलती है, सहायक नदी जिसका नाम क्या है? धौली गंगा। एक सहायक नदी आकर मिलती है और उसका नाम क्या है? धौली गंगा। धौली गंगा नदी। उसके बाद एक दूसरी सहायक नदी आकर मिलती है। दूसरी सहायक नदी आकर मिलती है जिसे हम बोलते हैं नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। फिर उसके बाद तीसरी सहायक नदी आकर मिलती है। तीसरी सहायक नदी आकर मिलती है जिसे हम बोलते हैं पिंडार नदी। तीसरी सहायक नदी आकर मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पिंड। बात यह है कि जब अलकनंदा अपने मेन धारा के रूप में आती है, अपने मेन धारा के रूप में आती है, और जहां पर आकर धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है, तो वहां पर एक प्रयाग बनाती है, संगम। क्या बनाती है? एक प्रयाग बनाती है। और इसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसे हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसी अलकनंदा नदी, इन तीनों नदियों में सबसे गहरी और सबसे चौड़ी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। यानी धौली गंगा नदी के भले मिलने के बाद से आगे इस नाम से नहीं जानी जाएगी कि अलकनंदा धौली गंगा नदी बोलेंगे, नहीं। आगे भी इसे किस नाम से जाने जाएंगे? अलकनंदा की नदी से। ये अंतिम अलकनंदा पीली वाली जो लाइन है वो अलकनंदा को बता रही है। थोड़ी दूर चलने पर नंदाकिनी नदी आती है और यहां पर मिल जाती है और यहां पर एक प्रयाग बनाती है। और इस प्रयाग को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। इस प्रयाग को हम क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। इसे हम किस नाम से जानते हैं? नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद पिंडार नदी आकर मिलती है और पिंडार नदी को हम किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस प्रयाग के नाम से? कर्ण प्रयाग के नाम से। यहां से एक सहायक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं मंदाकिनी नदी। यहां से एक सहायक नदी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी
इसी रूप में जाकर किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से। और जहां ये अलकनंदा नदी से मिलती है वहीं पर एक प्रयाग बनाती है, और इसे हम किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। किस प्रयाग से? रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं, रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं भागीरथी नदी। एक नदी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी। यही मेन धारा कही जाती है, भागीरथी नदी। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार भी आप देखेंगे तभी गंगा की सबसे मेन धाराओं से कौन सी मानी जाती है? भागीरथी नदी ही मानी जाती है। भागीरथी नदी इसी रूप में चलते चलते आती है और ये यहां मिलती है, और जहां भागीरथी मिलती है उस जगह पर या उस प्रयाग को हम बोलते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग। भागीरथी जहां मिलती है उस प्रयाग को हम क्या बोलते हैं? देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। एक बंदरपुर चोटी की यमुनोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यमुना नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? यमुना नदी। और यमुना नदी इसी क्रम में बहते बहते, इसी दिशा में बहते बहते ये अंतिम रूप से जाकर कहां मिलती है? तो अंतिम रूप से ये जाकर मिलती है प्रयागराज में। अंतिम रूप से ये कहां जाकर मिलती है? प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज में मिलने से पहले यहीं पर एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार। और हरिद्वार के थोड़ी दूर पर एक आता है उत्तराखंड में, यूपी में, जिसके हम बोलते हैं बिजनौर। जिसे हम क्या बोलते हैं? बिजनौर। यानी ये माना जाता है कि गंगा नदी जैसे ही हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जिला बिजनौर जिला में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करने के बाद ये सीधे उसी क्रम में बिहार, झारखंड से पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में एक सुंदरवन डेल्टा के नाम से निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इतना आप समझ गए। 5 प्रयाग पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, और 5 प्रयाग कौन है जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं? तो याद रखेंगे, जो 5 प्रयाग पेपर में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका विष्णु प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग। दूसरा आपका क्या हो गया? नंद प्रयाग। तीसरा आपका क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। चौथा आपका हो गया रुद्र प्रयाग। और पांचवा आपका क्या हो गया? तो याद रखेंगे देव प्रयाग। पांचवा आपका क्या हो गया? देव प्रयाग। अच्छा, कर्ण प्रयाग कौन से? तो जो जो धारा आकर मिल रही है उस नाम से जानेंगे, और इन पांचों प्रयागों में अलकनंदा मेन धारा है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आगे चला जाए। आगे 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 तो बोर्ड साफ है, तो यहां पर कुछ हाथ से लिखना पड़ेगा आपके लिए। एक नदी है कर्मनासा नदी। एक नदी कौन सी है? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? कर्मनासा नदी का, कर्मनासा नदी का उद्गम, तो याद रखेंगे इसका उद्गम होता है बिहार के कैमूर जिला से। बिहार के कैमूर जिला, बिहार के कैमूर जिला के पास से, कैमूर जिला के पास से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसका कार्य क्या करती है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। बिहार और यूपी के बीच, बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। निर्धारण करती है। कर्मनासा नदी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी। ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है। इसे नोट करने के बाद आगे एक पॉइंट लिखेंगे, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर में आता है कि सुंदरवन डेल्टा को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी और एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। आपको पता है ये दोनों नदियां बांग्लादेश में जाती हैं। बांग्लादेश में कैसे जाती हैं? जैसे अगर देखा जाए तो यही भारत का मैप है, और इस भारत के मैप के माध्यम से अगर चीजें समझी जाएं तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील के आसपास से 900 किलोमीटर की दूरी तय करके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। अब आप कहेंगे सर बांग्लादेश कहां पर है? तो बांग्लादेश याद रखेंगे इस वाले एरिया में बांग्लादेश है। इस वाले एरिया में क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाने के बाद इधर जो ये सागर जैसा दिखता है इसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी के नाम से। बांग्लादेश से होते हुए कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तराखंड के गौमुख से गंगा नदी आती है और झारखंड के रास्ते होते हुए ये बांग्लादेश में मिलते हुए ये भी कहां चली जाती है? तो ये भी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई गंगा नदी। गंगा नदी। अब ध्यान से देखा जाए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे जानते हैं वहां पर जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? वहां पर हम इसे जानते हैं पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और गंगा नदी पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से, इन्हीं दोनों नदियों को संयुक्त रूप से हम मेघना के नाम से एक नाम देते हैं। जब दोनों नदियां जाकर मिलती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर मिलकर सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती। सुंदरवन डेल्टा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। सुंदरवन डेल्टा, तो याद रखेंगे ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? नदियां अपने द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद को जब अपने मुहाने पर धीरे धीरे जमा करने लगती हैं और धाराएं जो हैं वो कई रूपों में बंटने लगती है अपने मुहाने पर, तो वो एक द्वीप जैसा दिखने लगता है दूर से ही। जैसे आप अगर कहीं किसी नदी में नहाने गए हों तो नहाते समय आपको लगता है कहीं नदी ऊपर से उठी हुई है और कहीं हल्की सी दबी हुई है। तो यही नदियां जब बड़े जगह जाकर गिरती हैं तो ये कई रूपों में निर्माण कर देती हैं छोटे छोटे अवसादों को, जिन्हें हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, सुंदरवन का जो डेल्टा है यहां पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। मैग्रोव वन पाए जाते हैं। मैग्रोव वन पाए जाते हैं और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। किस नामक वृक्ष? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष पाए जाते हैं। मैग्रोव वन किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है? तो याद रखेंगे मैग्रोव वन बंगाल टाइगर के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए बंगाल टाइगर के लिए बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। यानी क्या मैग्रोव वन केवल और केवल बंगाल की खाड़ी में ही पाए जाते हैं या बांग्लादेश, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी आता है, भारत में भी कुछ हिस्से इसके मिलते रहते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो बात करें कि क्या मैग्रोव वन बंगाल की खाड़ी में ही मिलता है, तो नहीं। ये मैग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में ना मिलकर ये गुजरात में भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी बंगाल टाइगर गुजरात के मैग्रोव वन में भी पाए जाते हैं और सुंदरवन नामक डेल्टा में भी पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा को 2/3 हिस्सा, सुंदरवन डेल्टा का कितना? 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश में स्थित है
बांग्लादेश में स्थित है। और अगर 3 में से 2 निकल गया तो बचा कितना, 1, और 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। भारत में स्थित, भारत में स्थित है। और ये रहा आज की क्लास में गंगा नदी तंत्र, जहां पर हमने बड़े अच्छे से पढ़ा कि 5 प्रयाग कौन से है, गंगा नदी कहां से निकलती है, कौन कौन सी धाराएं आकर गंगा नदी में मिलती हैं, कैसे 2 नदियां मिलकर ब्रह्मपुत्र या सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन सारी चीजों को हमने आज की क्लास में समझा। बहुत जल्द हम इसका पार्ट आगे भी बढ़ाते रहेंगे। दक्षिण भारत की नदियां अगली क्लास से शुरू होंगी। तो आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।